अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स। और बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स के लिए पार्टिकुलर कुछ फ्रिक्वेंसीज चाहिए और उन फ्रिक्वेंसीज के हमने फार्मूले भी डिराइव करने हैं। तो बेसिकली ये सवाल जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सवाल हमेशा आता है कि अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो आप किसी दो हुक से फिक्स कर दें और आप उसको वाइब्रेट कर दें तो उससे बनने वाले जो लूप्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए एग्ज़ाम में आता है। यकीनन यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसीज हैं। एक वो फ्रिक्वेंसी है जो पहला लूप बनाता है तो उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं या फंडामेंटल भी कहते हैं। जब दो लूप्स बनते हैं एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पर तो फिर इसको हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं और सेकंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो उसके लिए हमने फार्मूले डिराइव करने और बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी जिसका ताल्लुक़ प्रीवियस टॉपिक के साथ है। और वो ये है कि किसी लूप में मान लो ये मेरे पास कोई स्ट्रिंग है सपोज टू बी, और हमने इसको मान ले हमने एक दो पॉइंट से फिक्स कर दिया। जब आप इसको दरमियान से फोर्स लगा के नीचे खींचेंगे तो सुपरपोजिशन की वजह से एक लूप बनेगा और यकीनन वो लूप जो है वो आपको यूं दिखाई देगा। ये एक लूप आपको मिला। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको प्रीवियसली याद रखनी है। वो ये है कि वो हिस्सा जो वाइब्रेट करे, ये जो वाइब्रेट करने वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एंटी नोड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंटी नोड। और वो हिस्सा जो वाइब्रेट नहीं करे, जो फिक्स रहे ड्यूरिंग द मोशन, तो उसका हमने नाम रखा है नोड। अब आपको याद क्या रखना है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव्स के अंदर हमने ये पढ़ा है कि दो नोड के दरमियान डिस्टेंस हमेशा लैम्डा अपॉन 2 होना चाहिए। ये फिक्स है और यही एक कंडीशन है यहां के लिए। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि स्ट्रिंग के लिए एक और जो आपको याद रखना है, प्रोग्रेसिव वेव के लिए v की जो वैल्यू है वो है t अपॉन म्यू, जबकि म्यू कांस्टेंट है और इसे कहते हैं स्ट्रिंग डेंसिटी वाला। और ये हमेशा बराबर होता है मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ जो है ये आपके पास होता है म्यू के बराबर। बात क्लियर है? ये दो बातें मेरे बच्चों को याद रखनी है, तब जाके हम आगे जो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे और हेडिंग है हमारा स्टैंडिंग वेव्स। यानी हम इसको बिल्कुल सिंपल डिफाइन करेंगे। द टाइप ऑफ वेव in which some part of it is in vibration while some of them are at rest. ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी है? लाओ ज़रा ये कॉपी दे, कॉपी दे ज़रा। इसको दे।
तो इसका मतलब ये है कि ऐसे वेव्स जिसका कुछ हिस्सा वाइब्रेट करे और कुछ हिस्सा रेस्ट में रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। उसे हम क्या, कौन सी वेव्स कहते हैं? उसे हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। यानी द टाइप ऑफ वेव्स इन विच सम ऑफ द पोर्शन आर एट रेस्ट एंड सम ऑफ देम आर इन मोशन, यानी कुछ मोशन में हो, कुछ रेस्ट में। बात क्लियर होगी? और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बिल्कुल सिंपल ही कर सकते हैं। आप रबर बैंड ले और उसको दरमियान से अलग करके दोनों हाथों में उसको मजबूती से पकड़ ले और दरमियान से उसको क्लिक करें, आप देखेंगे इट विल वाइब्रेट। और मैंने लास्ट टाइम एक एनिमेशन भी आपको दिखाई थी, शायद एनिमेशन दिखाई थी मैंने, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। अब हमने एक्सप्रेशन डालना है, अगर कोई स्ट्रिंग वन लूप में वाइब्रेट करे, तो वन लूप में वाइब्रेट करने के बाद फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? तो हम यहाँ लिखेंगे when the string vibrates in one loop। जब वो वन लूप में करेगा, तो जनाब वन लूप में करेगा तो ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ये वन लूप ही है। अगर मान लो इसकी लेंथ को हम L कहे और ये किसी फ्रीक्वेंसी F1 के साथ और लिम्डा उसका 1 हो, तो यकीनन डायग्राम से क्लियर है कि यहां से लेकर यहां तक ये LB है और यहां से लेकर यहां तक ये फिक्स डिस्टेंस लिम्डा अपॉन 2 भी है, लिम्डा 1 अपॉन 2 भी है। तो इसका मतलब है इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर L जस्ट इक्वल टू लिम्डा 1 अपॉन 2। तो भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिम्डा 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं? अब आप इसका कोई भी नाम रखिए, इक्वेशन 1 2 3। देखो जनरली हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि V बराबर होता है लिम्डा टाइम F। अगर इस इक्वेशन को हम इस लूप के लिए अप्लाई करें तो लूप वाइब्रेट करता है किस फ्रीक्वेंसी से? F1 से करता है बेटा, और वेवलेंथ क्या रखता है? लिम्डा 1। तो इसका मतलब है इसके लिए ये इक्वेशन आपको यूं लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं इस लिम्डा 1 को यहां पे एडजस्ट कर दूं इस इक्वेशन में, अगर ये लिम्डा 1 इसको यहां एडजस्ट कर दूं तो ये बन जाएगा V बराबर 2L और F1। अब यहां से आप F1 मालूम करें तो ये बनेगा V अपॉन 2L, V अपॉन 2L। अब ये कहलाएगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां जो आपको V नजर आ रहा है ना, इस V की जगह आप ये वाला वैल्यू लगाएं तो ये बन जाएगा F1 बराबर 1 अपॉन 2L और ये बनेगा T डिवाइडेड बाई म्यू। बेटा दिस इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड ये मास अपॉन लेंथ। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आपको लेंथ दिया जाएगा, आप उस लेंथ का मास मालूम करेंगे और उस जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस मास को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ द वायर या डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग।
डन हो गया? चले जी आगे चलें। अच्छा जी, अब हमने उसको स्टडी करना है, यानी हमने अब जो पहला लूप था अब हम फोर्स इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज करने पर अब हमें एक की बजाय दो लूप्स मिलेंगे। जब दो लूप्स मिलेंगे तो ये कहलाया जाएगा सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा बेटा? सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो फर्ज करें नंबर 2 when the string vibrate in 2 loops, जब वो 2 लूप्स में वाइब्रेट करे तो आप बना ले भाई। देखिए ये मेरे पास था, ये था लेंथ, हमने इसको डिफरेंट पोजीशन से वाइब्रेट किया तो मुझे मिले 2 लूप्स। और ये दोनों लूप्स अब वाइब्रेट करते हैं विद द F2 फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्या रखेगा भाई? लिम्डा 2। तो अब आप जरा देखें, ये रहा लिम्डा 2 अपान एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंथ L, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? फ्रीक्वेंसी है F2 के साथ वाइब्रेट करेगा। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, अब जो लेंथ है ये बराबर है लिम्डा 2 अपान 2। आप एलसीएम ले लें, या जो मैंने आपको तरीका सिखाया था दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करने और या एलसीएम लेने का एक ही प्रोसेस है, लिहाजा ये बनेगा 2 लिम्डा 2 अपान 2। मैंने लास्ट टाइम मना किया था 2 कैंसिल नहीं करें, याद है कि नहीं? लेकिन अभी मैं कैंसिल कर रहा हूं ताकि ये मेथड भी सीख ले आप। दोनों को कैंसिल किया, आपके पास लेंथ कितना रहा? लिम्डा 2। अब इसके बाद देखिए, हम जानते हैं V बराबर है लिम्डा एन एफ, तो अब ये बनेगा लिम्डा 2 F2। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा V बराबर L N2 F2। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों F2 मालूम करो तो बनेगा V अपान L। अब चूंकि अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था वो था ये 1/2L, बोलिए बेटा, T अपान म्यू। तो इसका मतलब है यहाँ एक 2 एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करेंगे, अब आप एक 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें। या अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप एक काम करें, फिलहाल इसको रहने दें और आगे चलिए। अब V की जगह जो वैल्यू है ना वो लगा दी। V की वैल्यू क्या है बेटा? याद है ना बेटा? तो आप जब वो वैल्यू लगाएंगे तो आएगा 1/L T डिवाइडेड बाय म्यू। अब खुद से देखें, क्या यहां 2 मौजूद है? यहां तो 2 मौजूद नहीं है, तो क्या करूंगा जल्दी बताइए। एक 2 यहां लगाया और एक 2 यहां लगाया, तो ये तो पूरा का पूरा देखे ये वाला वैल्यू है, यही है बेटा। सो कैन आई से दैट के ये बना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय F1, क्योंकि F1 किसके बराबर रहा? जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इट इज जस्ट लाइक दैट द प्रीवियस वैल्यू, जो फंडामेंटल वैल्यू है उसी के बराबर है, जिसे हमने फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा था। लिहाजा ये कहलाता है सेकंड हार्मोनिक। इसे क्या कहते हैं? सेकंड हार्मोनिक। और इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी।
इसे फर्स्ट ओवरटून या सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? कोई परेशानी तो नहीं? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था दो लूप्स का। दो लूप्स की फ्रीक्वेंसी को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। डन हो गया? आगे चलिए। एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 लूप्स। तो नंबर 3 पर है जब 3 लूप्स में होगा तो देखो लेंथ तो वही है ना बेटा। तो देखिए ये आपके पास वही L है बेटा, बट नाउ देयर आर 3 लूप्स। lambda 3/2, lambda 3/2, lambda 3/2, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? F3। तो हम फिर दोबारा लिखेंगे फ्रॉम द फिगर एलसीएम पे ले ले बेटा। मुजम्मिल समझ आ रहे हैं? क्या करे भाई? दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल 3 ही है। दिस इज 2L, दिस इज 3 lambda 3। आपको समझ आ रहे? यहां से lambda 3 मालूम करो बेटा। क्या है भाई? V बराबर lambda, क्या ये वाला वैल्यू यहां लगाया जा सकता है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3V बराबर 2LF3, और इसी तरह F3 बराबर हो जाएगा 3V/2L। लेकिन आप जानते तो है कि V किसके बराबर है? सो वो वाला वैल्यूज दोबारा लगाएं, T डिवाइडेड बाई म्यू, और यह आ जाएगा 2L। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर है? F1 के। तो F3 बराबर रहा 3F1। ये कहलाता है थर्ड हार्मोनिक। क्या कहलाता है? या इसे कहते हैं सेकंड ओवरटून फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखिए, इसके बाद हम इसको जनरलाइज करते हैं। इन केस अगर 4 लूप्स हो, इन केस ऑफ 4 लूप्स, ये डन हो गया भाई। आगे चले, इसको लेके जाएं। देखिए, इन केस ऑफ 4 लूप्स, तो 4 लूप्स के लिए ये बन जाएगा F4 बराबर 4 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह इन केस ऑफ 5 लूप्स, ये रहा 5F1। और जरा देखें फॉर इन लूप्स सिमिलरली, बताएं इन लूप्स के लिए क्या होगा? सिंपल सी बात है, और बोर्ड में हमेशा आता भी है
कि आप इन लूप्स के लिए भी करें। तो ये 3 तक आपने ऐसे करना है, उसके बाद फिर आपने ये n लगा के डायरेक्ट वैल्यूज लगानी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डन हो गया भाई? ओके।